सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। तो अब तक हम लोगों ने सो फार इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट वी हैव डन इज, हमने सबसे पहले देखा था सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसके बाद वी हैव सीन, इफ यू रिमेंबर, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ टेल्स यू व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फिर हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बताता है हाउ टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इफ यू हैव मोर देन टू चार्जेस। दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, और अगर एक सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालना है तो वो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है हाउ टू फाइंड आउट टोटल फोर्स। उसके बाद वी हैव सीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जितने भी टॉपिक्स हमने देखे, वी हैव सो फार सॉल्व क्वेश्चंस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। तो आज हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हो। तो इफ यू सी आपके नोट्स में, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो सो फार ये सब मैंने क्यों बताया कि हमने क्या क्या कवर किया, ये इसके लिए बताया क्योंकि हमको अब ये पता है कि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो एवरी चार्ज हैज अ सराउंडिंग स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। और हमने ये भी देखा कि ये जो फोर्स है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और कैसे चेंज होता है, 1/r²। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही फील्ड की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पक्का पक्का। अब माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसी कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट किया। तो बिकॉज ही फाउंड इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो माइकल फैराडे फाउंड इट कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज with the help of lines, which he called as electric lines of forces or electric field lines. Michael Faraday found it convenient to, हर केस का आप समझने का, सोचने का अपना तरीका होता है। तो माइकल फैराडे को लगा कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो हमको और ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा इसका। तो माइकल फैराडे फाउंड इट कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट electric field of a charge, electric field of a charge with the help of lines, which he called as lines of forces। अभी इसको lines of force बोलने का एक रीजन है, बताता हूँ क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थ्योरेटिकल टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा ही आप आगे 12th में सीखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा चेंज है, वो देखेंगे तब का तब। तो टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काम करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट अस से कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेट अस से +Q। लेट अस से हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? +1 कूलम। वेरी गुड। तो हमारे पास ना दो पॉजिटिव चार्ज है, एक +Q और एक +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये +Q चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। फोर्स लगाएगा मतलब रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्शन। नाउ बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, ये जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ जाएगा, अवे जाएगा। और अवे कैसा जाएगा, अलोंग दिस लाइन। अगर यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी फोर्स क्या होता, रिपल्सिव।
तो ये कहाँ जाता, अभी भी अवे जाता, लेकिन अलोंग द अदर लाइन। अगर यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं कहीं और रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो क्या होगा, फिर भी वही होने वाला है, इट विल मूव अवे बट अलोंग दिस लाइन। तो रिमेंबर, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स इट विल मूव इन सर्टन डायरेक्शन, और इसका जो फोर्स है, किसका फोर्स, पॉजिटिव क्यू चार्ज का, किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो फोर्स भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता है, कम होता है। पक्का, श्योर श्योर। तो वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, कि अगर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इफ इट इज केप्ट नियर अनदर चार्ज प्लस क्यू, इट एक्सपीरियंसेस force, and the magnitude and direction of this force, magnitude as well as direction of this force changes with change in the distance. distance change होगा तो force भी change होगा, और हो सकता है direction भी change हो। वो direction हो सकता है, वो देखते हैं कैसे, पर पहले तो ये समझ लो कि ये जो force है इसका magnitude change होगा with direction। तो if a unit positive charge is placed near another charge plus q, it experiences force. The magnitude and direction of this force depends on the distance. So the magnitude and direction of the force changes with distance. अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिफाइन करना बाकी है, अभी तो सिर्फ बेसिक चीजें है। एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे प्लस क्यू फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स, तो उसकी वजह से दिस चार्ज मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो इट फॉलो सर्टेन लाइन, तो एक लाइन के अलॉन्ग जाएगा वो। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, the magnitude and direction of this force changes with position. पक्का। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जिस लाइन के अलॉन्ग मूव होता है ना, ये इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द लाइन अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स ड्यू टू फोर्स ऑफ प्लस क्यू is known as electric line of force. So the line along which, अभी इसको मैं थोड़ा और चेंज करने वाला हूं, फिलहाल तो समझ लो, the line along which a unit positive charge moves, is known as इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। है तो क्लियर? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। माइकल फैराडे, उसको ज़्यादा इजी लगा टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझने के लिए हमने लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम, उसको रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज के पास में, तो दोनों में कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव है। बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। तो वो जो सर्टेन डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हो तुम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन अलोंग विच, द लाइन अलोंग विच a unit positive charge moves is known as electric line of force। और डेफिनेटली जब ये चार्ज मूव हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स चेंज होगा, इसलिए हमने ये भी बोल दिया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स चेंजेस विथ पोजीशन। पक्का, गुड, यहाँ तक क्लियर, श्योर। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसको चेंज ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और एक प्लस क्यू चार्ज था, तो जब हमारे पास सिर्फ एक प्लस क्यू चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, when you have only a plus q charge and unit positive charge, because of the repulsion, this unit positive charge moves along straight line में मूव होता है ना। क्यों स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स, तो ये कैसे मूव होगा, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अभी इमेजिन करो कि अगर मेरे पास ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, क्या होता, अट्रैक्शन होता, और वापस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज
अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ही मूव होता, लेकिन इस बार ये चार्ज के पास में आता, पिछले केस में क्या था, दूर जा रहा था। पक्का? अब देखो एक सिचुएशन ऐसा करते हैं, व्हाट वी विल डू इज, ऐसा करेंगे, हम दो चार्ज ले लेंगे, एक ले लेंगे प्लस क्यू और एक ले लेंगे माइनस क्यू। अब बताओ व्हाट विल हैपन, बताओ। बताओ, ये चार्ज को यहां रख दिया तो क्या होगा? अब पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको, वेरी गुड, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो ऐसा मूव होगा, वो कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये मैं जानबूझ के 3 बार बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना आप। तो ये जो चार्ज है, अब ये चार्ज स्ट्रेट लाइन के अलग मूव होने नहीं वाला है, अब ये कर्व, इसका जो पाथ है ना वो कर्वेचर हो जाएगा, तो इट विल मूव अलोंग कर्व्ड पाथ, बराबर। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि सीईटी में क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। 4 डायग्राम दे दिए, ABCD बताया, कौन सा सही है बताओ। तो अगर सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइंस विच आर डाइवर्जिंग, गोइंग अवे, क्योंकि उस केस में जो फोर्स है वो अवे होता है। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉन्वर्जिंग है टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, सारे लाइंस कहाँ पे आ रहे हैं, टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, और वो क्या है, कॉन्वर्जिंग। लेकिन अगर दो चार्जेस रख दिए मैंने, तो एक चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो जो पाथ है वो क्या बन जाएगा, कर्वेचर, तो कर्व हो जाएगा वो। तो अभी ये जो कर्व है इसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब डिफाइन कैसे करोगे, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व, इट इज अ कर्व along which a unit positive charge moves। और ऊपर से जब सिर्फ सिंगल चार्ज था, इट वाज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, अवे, और जब सिंगल नेगेटिव था तो क्या था, टूवर्ड्स। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट निकालना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है ना उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इन दिस केस ये जो इलेक्ट्रिक लाइन आपका बना, इसको अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो टैंजेंट ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, नेगेटिव का हमेशा टूवर्ड्स होता है, लेकिन जब दो चार्जेस आसपास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, तो ये कर्वेचर बन गया। तो किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे क्या ड्रॉ करोगे, टैंजेंट, और टैंजेंट हमको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और ये कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला टॉपिक है, गॉस लॉ, वो तुमको अभी भी है, अभी इंट्रोडक्शन है, 12th में उसका एप्लीकेशन है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा अगर, तो वो गॉस लॉ कुछ नहीं समझ में आएगा, और गॉस लॉ नहीं समझा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, वो भी जाएंगे। तो या इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन की वजह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, अवे, पक्का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स, लेकिन जब दो चार्ज होंगे तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होते, क्या हो जाते हैं, कर्वेचर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, कर्वेचर है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कैसे फाइंड करोगे, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, टैंजेंट। गुड, तो वेरी गुड। अब ऐसा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन भी कर देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is a curved path या फिर is a curve along which a unit positive charge moves, a unit positive charge moves such that the direction of electric field, at any point is tangent at that point, is along the tangent ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा, is along the tangent at that point,
ठीक है, लिख ही देता हूँ, इज अलोंग द tangent at that point, is along the tangent at that point। और वापस चालू हो गया, इसके बाद नई वार्निंग मिलेगी। रोज का वही वही है, is along the tangent at that point। I think all of you must start meditation for half an hour। थोड़ा शांत बैठने की आदत पड़ जाएगी, अच्छी बात है। उधर भी ऐसा फिर आंखें खोल खोल के मिर करोगे, वो जाग रहा है, वो जाग रहा है, वो सो गया, वो सो गया। तो चलो यहाँ ध्यान दो। अब तो अभी ये जो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिफाइन किए, अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो बहुत काम के भी है। और जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा तो मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट 12 का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो सारे लिंक्ड चीजें है, ये एक छोटा सब छोटा। तो देयर इज सो मच ऑफ सिमिलरिटी, तो ये दो चैप्टर इतना क्लोजली कनेक्टेड है, ये समझा तो वो समझेगा, ये नहीं समझा तो वो भी नहीं समझेगा, क्योंकि बेसिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है विच वी विल सी वन बाय वन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं पहले तो डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं, मैंने डायग्राम को इधर आधे में ही छोड़ दिया था, अभी मैं डायग्राम पहले कंप्लीट कर देता हूं। ऐसा है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखा तो वो ये पाथ फॉलो करने वाला है। गुड। अगर इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं किसी और जगह पे प्लेस करता तो वो एक दूसरा पाथ फॉलो करता, किसी और जगह पे रखता तो वो एक तीसरा ही पाथ फॉलो करता, राइट। तो ऐसा होता रहेगा। इफ आई कीप इट हियर इट फॉलोज सम अदर पाथ। एंड रिमेंबर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस डायरेक्शंस। इसमें एरो हेड भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तुमको पीवाईक्यू के मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन देखने पड़ते हैं कि कहाँ से कहाँ तक एरो जा रहा है। तो ऐसा होता है मोर और लेस। गुड। तो ये आ जाएगा हियर टू हियर, ऐसा। गुड। एंड देन सिमिलरली इस साइड में तुम सिर्फ ऐसा दिखा दोगे कि पॉजिटिव चार्ज से अवे है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स है। गुड। देन ऑब्वियसली एक दो लाइंस और ड्रॉ करता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी समझने के लिए थोड़ा सा तुमको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ये आगे और एक दो लाइंस। अब ये एक डायग्राम 6 से 7 प्रॉपर्टीज तुमको बताएगा फील्ड लाइंस के। नंबर 1, फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट हुए, कहां खत्म हुए, पढ़ो। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स। द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस originate from electric line of force originate from which charge, from positive charge and end on a negative charge, प्रॉपर्टी नंबर 2, डू यू सी कोई भी फील्ड लाइंस ना इंटरसेक्ट हो रहा है ना दे आर मीटिंग ईच अदर। कहीं भी दिखा है मैंने इंटरसेक्शन? नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। वो नोट्स में ना इधर और हो गया, नीदर नॉर की जगह पे है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक वहां पे। हाँ, तो इधर को नीदर करो और को नॉर करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट ईच अदर नॉर मीट, बराबर। तो पॉइंट नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 2 है द लाइंस ऑफ फोर्सेस ईदर इंटरसेक्ट और मीट। ऐसा और नहीं है, वो नॉर है, नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट। So the lines of forces, the electric lines of forces
neither intersect nor meet। अभी ये सिर्फ प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देना इज नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, वाई आर दे नॉट इंटरसेक्टिंग। बिकॉज देखो अभी ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पाथ है, किसका पाथ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये पाथ फॉलो करता है ना। और फिर मैंने ये भी बोला कि तुमको किसी भी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करोगे? उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे? टैंजेंट। वेरी गुड। नाउ इमेजिन कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज इंटरसेक्ट कर रहे होते, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे जब तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो टैंजेंट आएंगे। मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो गए? दो। लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि चार्ज तो हमारे पास एक ही है ना। हमने क्या बोला, ये पाथ, ये किसका पाथ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो यहां मूव होगा या तो वहां मूव होगा। एक चार्ज दो जगह पे नहीं जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट बिकॉज इट विल मीन, क्यों नहीं? एज इट विल मीन, अगर इंटरसेक्ट हो जाता तो उसका मतलब क्या होता? सो एज इट विल मीन दैट, इट विल मीन दैट electric field has two directions, has two directions at the point of intersection, at the point of intersection, at the point of intersection। क्लियर यहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं हो सकते। इट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। सो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता कि दो डायरेक्शंस है, वैसा नहीं है, एक ही डायरेक्शन है। रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 3, सी ऐसा है, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, आई हैव ट्राइड कि जो डायग्राम है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर ले। तो थोड़ा सा मैं तुमको इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैंने वैसे ट्राई किया, मे बी इट इज करेक्ट। डू यू सी ये एंगल कितना बन रहा है? देखा यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90। पक्का श्योर। कितना एंगल है? 90। कितना एंगल है? 90। रिमेंबर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, दे स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट। मतलब जिस कंडक्टर से वो स्टार्ट हो रहे हैं या जिस कंडक्टर पे वो एंड हो रहा है वहां पे एंगल क्या बन रहा है? 90। और 90 एंगल को तुम परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल बोलते हो। मैथमेटिक्स की भाषा में उसको परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल बोला जाता है। सो पॉइंट नंबर 3, द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और एंड। स्टार्ट मतलब लीव, वहां से निकले ना, उसको लीव बोलते हैं, लीव। तो कहां से निकले? पॉजिटिव चार्ज से। कहां खत्म हुए? नेगेटिव चार्ज पे। कैसे? नॉर्मल। लाइंस ऑफ फोर्स लीव और एंड अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट, देन इसके बाद इफ यू नोटिस अगेन, मैंने कंडक्टर के अंदर लाइंस दिखाई नहीं। लाइन सिर्फ बाहर है, अंदर है क्या? नहीं। तो उस पर से भी एक पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। और एक चीज याद रखना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। तो अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। ये आपका एक PYQ है, ये PYQ आया है एग्जाम में। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? 0, क्योंकि देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो रिमेंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। मतलब दे डू नॉट पास इनसाइड अ कंडक्टर। तो थ्रू अ कंडक्टर बोलो या इनसाइड अ कंडक्टर बोलो, एक ही बात है। तो दे डू नॉट पास थ्रू मतलब इनसाइड अ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर?
0. Therefore electric field inside the conductor is 0. Inside the conductor is 0. और ये सेम कॉन्सेप्ट तुम ग्रेविटेशन के लिए भी लगा सकते हो। अगर मेरे पास एक मास है और उसके अंदर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बोला है तो 0 आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी सिर्फ उस मास के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते। तो सेम कॉन्सेप्ट है। देन 5th नंबर, इसका मतलब और भी एक चीज होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है वहां तो फील्ड 0 है। इसका मतलब ये भी है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मल टू इट एट दैट पॉइंट। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं एक एरिया रख देता, सपोज मेरे पास एक एरिया है, सम एरिया, इस एरिया को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इमेजिन। तो एज यू सी यहाँ पे ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ना इस एरिया में से, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। और इसी एरिया को यहाँ रख दूं तो क्या है? कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, पासिंग नॉर्मल थ्रू इट। So the magnitude of electric field intensity, the magnitude of electric field intensity is directly proportional to किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे तो फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। कम होगा तो फील्ड भी होगा कम। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फिर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग normally through a given area, पक्का। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो हम लोग उस पॉइंट पे एक एरिया रख देंगे, उस एरिया में से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो आपको क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर। इसका मतलब ये भी होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे क्या हो रहा है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दो। किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो मैंने तुमको बोला कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, उसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर मोर। उसका मतलब ये भी होता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, क्राउडिंग है, गर्दी ज्यादा है इसलिए ज्यादा लाइंस पास हुए ना। तो उसका मतलब ये भी होता है कि क्राउडेड है वहां पे, और जहां पे फील्ड की वैल्यू कम हो वहां पे वाइडली सेपरेटेड। तो तुमने डायग्राम पे ध्यान नहीं दिया, मैंने जब यहाँ पे एरिया रखा था तो यहाँ से ज्यादा लाइंस पास हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। जब मैंने यहाँ रखा था तो कम फील्ड लाइंस पास हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेपरेशन ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है लाइंस का। तो which means if the electric field intensity at a point is large, इसका मतलब the electric field lines are crowded. So the electric field lines are crowded at a point where the intensity is large. The lines of forces are crowded. The lines of forces are crowded at a point where the intensity is large. किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। where the intensity of electric field is large. Last point, the lines of forces are widely separated where the intensity of electric field is small. The lines of forces are widely separated where the lines of forces
where the intensity is small, where the intensity is small. ये हो गया आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस. आप बताओ जरा, one in the blue, with a hoodie, of course. Well, yeah, good, you identified yourself finally. अच्छा, आप बताओ पहला प्रॉपर्टी, एनी ऑफ दिस 7 प्रॉपर्टीज. गए. कहाँ से ओरिजिनेट हुआ लाइंस ऑफ फोर्स, कहाँ एंड हुआ, नेगेटिव चार्ज. पहला, does this electric lines of force intersect or meet? No. Why? Because at the point of intersection it would mean 2 directions. वैसा होता है नहीं, राइट. नंबर 3, ये जिस कंडक्टर से ओरिजिनेट हुए, स्टार्ट हुए, या उस कंडक्टर से लीव हुए और जिस पे एंड हुए, वहां पे कितना एंगल बना, 90. सो दिस ओरिजिनेट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट. पक्का पक्का, श्योर श्योर. क्या वो एक कंडक्टर के अंदर से पास होते हैं? नहीं. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. पक्का. किसी भी एक पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है तो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया. इसका मतलब ये भी हुआ कि जहाँ पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे लाइंस आर क्राउडेड, और इसका मतलब ये भी हुआ कि जहाँ पे फील्ड की वैल्यू कम है लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड. हो गया आपके 7 प्रॉपर्टीज. और एक आधा होगा, कोई बात नहीं, एक आधा दूसरा होगा जो बाकी रह गया वो तुम कर लेना आप. गुड. देन हमको देखना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स भी होते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये सारा बेसिक्स हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा 12th में लगने वाला है. तो फिलहाल सिर्फ इसको समझ लो, बाद में समझेगा तुमको कि इसका यूज क्या है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिक्स ऐसा ही है कि आपको फिलहाल टेम्पररीली बस समझ लेना होता है. हाँ ऐसा है, उसका काम क्या है वो बाद में देखेंगे. एज एंड व्हेन नीडेड तब समझेगा कि अरे हाँ ये इसके लिए हमको पढ़ाया गया था, हाँ उसके लिए पढ़ाया गया था, अभी पहले पढ़ लो. नंबर 1, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक को तुम बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म नाम में ही है, यूनिफॉर्म. तुम जब स्कूल में थे ना तो तुम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे. वो वर्ड ही गलत है, यूनिफॉर्म नहीं, तुम यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पहन के जाते थे. और उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि सबका ड्रेस सेम है. तो जब जब थिंग्स आर सेम एवरीवेयर उसको क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम, और डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, सेम. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स देन सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखना पड़ता है हमको. व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field is same at all the points, then it is said to be uniform electric field. It is said to be uniform. और ऐसे टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों ऐसा? फॉर एग्जांपल इमेजिन कि मैं 4 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूँ, इन चारों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूँ. मैंने अभी बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम. तो मैंने इस पॉइंट पे मेजर किया, मुझे एक वैल्यू मिली और एक डायरेक्शन मिल गया. मैंने दूसरे पॉइंट पे मेजर किया तो मुझे वापस से एक वैल्यू मिला और डायरेक्शन मिला. इस पॉइंट पे भी सेम हुआ और इस पॉइंट पे भी सेम ही हुआ, बराबर. तो इफ आई एम मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स तो आई एम गेटिंग वैल्यूज एंड डायरेक्शन सेम. तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं. तो इसके आगे से याद रखना, जहाँ पे भी हमने पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करके रखे हैं वो फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म. मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रिक का भी वर्ड यूज किया नहीं था, वो फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी सेम आइडिया है. अगर आप
पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। वो फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कौन से चार्ज से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव। कहाँ खत्म होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई बार। गुड। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक साथ नहीं होता है। तो ये बेसिक्स इतना डेप्थ में मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आगे जाके आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। यू शुड नो। अभी आएगा, कल ही एक टॉपिक आ जाएगा, उसमें हमको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। देन नंबर 2 इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी गेस क्या होगा ये? क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है, हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा हो सकता है कि मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड मेजर किया, मुझे डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग मिला लेकिन डायरेक्शन सेम मिला, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड मेजर किया, मुझे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम मिला लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग मिला। देखो ये चारों वेक्टर्स का लेंथ मोर और लेस सेम है, लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग था, डायरेक्शन क्या था, सेम। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी अलग अलग हो। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट पे मैं मेजर कर रहा हूँ और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही अलग मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, व्हेन, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा when the magnitude and direction of electric field is same at all the points, वहां पे क्या बोलोगे, when the magnitude or direction or both are different at different points, then such a field is called as non-uniform field. So when the magnitude or direction or both are different at different points, then such a field is called as non-uniform field. Then such a field is known as non-uniform field. नंबर 3 ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा है रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड का जो थ्योरी है वो मैं लिखने नहीं वाला यहाँ पे, आई जस्ट एक्सप्लेन, वो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, है ही। अभी आपको मैंने बताया, मैंने बताया कि अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसके नेबरिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज नियर बाय, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाजू में और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो उसके बाजू में छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, अवे जाएगा। हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर रख दो, कहाँ जाएगा, अवे जाएगा। पक्का मैं तुमको ये डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ चार्ज, दिस इज लेट अस से प्लस क्यू चार्ज, दिस इज लेट अस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर ये प्लस क्यू है, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज यूनिट, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज +1 कूलम, ये प्लस क्यू +1 कूलम। तो मेरे को बताओ, यहां रखा तो दोनों में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, रिपल्शन है, तो वो जाएगा इस डायरेक्शन में अवे, अलोंग स्ट्रेट लाइन, हाँ कि ना, हाँ। इसी को अगर इधर रख देता तो इस डायरेक्शन में कहा जाता, वो अवे, बराबर। मतलब ये जो फील्ड लाइन है ना, ये ऐसा दिखेगा तुमको, यहां से भी अवे और यहां से भी अवे। सिमिलरली अगर इसी चार्ज को यहां रख देता तो इस डायरेक्शन में अवे, पक्का पक्का। इसी चार्ज को अगर यहां रख देता तो इस डायरेक्शन में अवे, है ना, तो ये ऐसा आएगा, ऐसा अवे अवे। अब मान लो इस चार्ज को मैंने यहां रख दिया, यहां पे क्या होगा, अवे, और यहां रख दिया तो भी क्या होगा, अवे। इधर रख दिया तो अवे, यहां रख दिया तो अवे। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना,
उसमें अगर आप नोटिस करोगे, यू मस्ट नोटिस कि इस केस में द फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इसको बोलते हो डाइवर्जेंट फील्ड, क्योंकि डाइवर्जेंस है ना, यहाँ पे अवे जा रहा है, अवे को क्या बोलते हो, डाइवर्जेंस। तो और इफ यू सी यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में अवे जा रहा है, तो इसको बोलते हो रेडियली डाइवर्जेंट फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, रेडियली डाइवर्जेंट। रेडियली क्यों, क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन में अवे है, इसलिए क्या बोलते हैं, रेडियली डाइवर्जेंट फील्ड। So when the field lines are moving away from a single point in all direction, then such a field is called as radially outwards या फिर radially divergent field। आपके बुक्स में outward वर्ड यूज होता है, तो outward। पक्का पक्का। अब एक बात बताओ, अगर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया होता तो क्या होता, टूवर्ड्स होता। तो रेडियल फील्ड में भी दो टाइप है, एक है रेडियली आउटवर्ड और एक है रेडियली इनवर्ड्स। तो यहाँ पे जो चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो टूवर्ड्स दिस पॉइंट आता तो वो इनवर्ड्स फील्ड होता है, जिसको तुम कॉन्वर्जेंट फील्ड बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्ज होना मतलब सारे के सारे लाइंस एक पॉइंट पे आना, और डाइवर्ज होना मतलब सारे के सारे लाइंस एक पॉइंट से अवे जाना। तो ये आ गया आपका रेडियली आउटवर्ड्स और ये आ गया आपका रेडियली इनवर्ड्स। तो टोटल है तीन टाइप के फील्ड्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल। यूनिफॉर्म फील्ड में हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हर एक पॉइंट पे या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या डायरेक्शन सेम नहीं है या दोनों भी सेम नहीं है। और रेडियल फील्ड में दो टाइप के फील्ड्स है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड फील्ड में सारे के सारे फील्ड लाइंस एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इनवर्ड में सारे के सारे टूवर्ड्स दैट पॉइंट आ रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियल फील्ड। पक्का पक्का, गुड गुड। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी मुझे पता है आपका अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मुझे पता है। उसके बाद गॉस लॉ होगा, मुझे वो भी पता है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा, लास्ट में आऊँगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ ये आपका 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक है। तो इसलिए मैं इसको 11th में भी आखिरी में पढ़ाता हूँ, सो दैट जब 12th में स्टार्ट करेंगे तो बोलने में आसान रहता है। आपको याद है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक कौन सा देखा था 11th में, ऐसा, वो फिर रिकॉर्डिंग भी अच्छा होता है ना, उससे अच्छा लगता है, अरे हाँ देखो हमने वो देखा था, अब उसके आगे ये तो बोलना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 में कहीं तो हम लोगों ने गॉस लॉ देख के रखा है, तो इसलिए जस्ट आई विल चेंज द सीक्वेंस, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। है क्या ऐसा टॉपिक, है ना? यस, हाँ है। तो अगला टॉपिक दैट वी विल कवर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो डेरिवेशन है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, इट इज लिटिल लेंदी, वो आज होगा नहीं। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल को आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल टुडे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बाय द वे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एक सिंगल चार्ज है आपके पास, उसको बोलते हैं मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल, पोल मतलब चार्ज। और अगर मेरे पास दो चार्जेस है, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक कंडीशन है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अगर +2 कूलम -2 कूलम, और अगर दोनों में डिस्टेंस बहुत कम हो, तो इसी को बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पोल मतलब चार्ज, मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, तो डाइपोल मतलब दो चार्जेस। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, मेरे पास अगर एक +2 कूलम का चार्ज है, तो मेरे पास दूसरा क्या होना चाहिए, -2 कूलम, इक्वल बट अपोजिट, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, एक्चुअली वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो व्हेन यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हो? तो अगर मेरे पास एक चार्ज है +5 कूलम का और दूसरा है -8 कूलम का, these two charges are very near to each other, can we call this as a dipole? No, क्योंकि कंडीशन है इक्वल बट अपोजिट, तो +5 तो -5 होना चाहिए। पक्का? तो रिमेंबर, इफ आई हैव टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो अगर ये +q चार्ज है
तो ये चार्ज कौन सा होना चाहिए, माइनस क्यू। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन कर लेते हैं। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। इस स्मॉल को इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस भी बोलते हैं। so separated by small distance, separated by infinitesimal distance, separated by a finite distance, सब एक ही चीज है। तो two equal but opposite charges separated by a small distance is known as a dipole, is known as a dipole। जानबूझ के is ये यूज कर रहा हूँ सिंगुलर, क्योंकि ये एक डाइपोल है। चार्जेस दो है, लेकिन दोनों चार्जेस के सिस्टम को क्या बोल रहे हो, डाइपोल। क्या बोल रहे हो, डाइपोल, राइट। सो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज अ डाइपोल। कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। पक्का पक्का। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस के सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दूं, इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल डिफाइन कर देंगे। तो हाउ डू डिफाइन एक्सिस ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल, और स्ट्रेट लाइन passing through centers of both the charges is known as axis of dipole, axis of dipole। अब अगर मैं डाइपोल के सेंटर में से, देखो ये डाइपोल है, ये देखो ये डाइपोल का सेंटर है, जिसको मैं चलो ओ नाम दे देता हूँ। अगर मैं डाइपोल के सेंटर से एक लाइन पास कर देता हूँ जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो डिफाइन कैसे करोगे, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नोन एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। बहुत सिंपल है। तो ये कौन सा लाइन है, इक्वेटर है। गुड। तो पहले इक्वेटर डिफाइन कर लेते हैं। इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ये सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट हम मैग्नेट के लिए भी डिफाइन करने वाले हैं। मैग्नेट में भी हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करेंगे, मैग्नेट में भी हम लोग एक एक्सिस डिफाइन करेंगे, मैग्नेट में भी हम लोग एक इक्वेटर डिफाइन करेंगे। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सेम टाइप के कॉन्सेप्ट मैग्नेट के लिए भी आने वाला है आपको। वो 12th में है, तो फिलहाल तो जितना है उतना समझ लो। सो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग, कहां से पास हुआ, थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल, थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड किसको परपेंडिकुलर था, ये किसको, मीट मी आफ्टर क्लास, एंड परपेंडिकुलर टू द axis of dipole is known as axis, ना, is known as equator of dipole, पक्का पक्का। गुड। सो ठीक है, we'll stop at this particular point।